हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे मिस्र की कला का जो नेक्स्ट पार्ट बचा है उस पर चर्चा करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चतुर्थ राजवंश में पिरामिडों की कला के बारे में पढ़ा था। पिरामिड यहाँ पर जो बने थे जो बहुत प्रसिद्ध हैं और विश्व के 7 आश्चर्यों में से भी गिने जाते हैं। खुफरू, खपरे, मैकुरे के पिरामिड और गीजा के पिरामिड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, अब उसके आगे के जो राजवंश है वो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए, मध्य राजवंश, चतुर्थ राजवंश के बाद मध्य राजवंश स्टार्ट हो जाता है और इसका समय है 2000 ईसा पूर्व से 1550 ईसा पूर्व। ठीक है, तो ये मध्य राजवंश, इसका समय है 2000 से 1550 ईसा पूर्व। और छठे राजवंश के पतन के बाद, छठा राजवंश जब समाप्त हो गया उसके बाद से ही प्राचीन राजवंशों व पिरामिड युग का समापन हो गया। ठीक है, यहाँ से पिरामिड युग समाप्त हो जाता है। बने हैं लेकिन कुछ ऐसे ही बनाए गए हैं और जो बहुत प्रसिद्ध हैं वो चतुर्थ राजवंश से लेकर छठे राजवंश तक में बने हुए हैं। ठीक है, तो छठे राजवंश के समाप्त होने के बाद ये मध्य राजवंश स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर प्राचीन जो राजाओं की जो परंपराएं वगैरह थी जहाँ जो वो खत्म हो जाती हैं और पिरामिड युग यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इस समय मिस्र फिर से छोटे छोटे राज्यों में विभाजित होने लगा था और नई नई चीजों का विकास यहाँ पर शुरू हो गया था। ठीक है, तो ज्यादा कुछ खास नहीं मध्य राजवंश में। इसके बाद है नवीन राजवंश। नवीन राजवंश, न्यू किंगडम, नवीन राजवंश। ठीक, इसका समय है 1550 ईसा पूर्व से 1069 ईसा पूर्व। ठीक, और ये जो है 18वें राजवंश से 18वें राजवंश से 20वें राजवंश तक भी चला। ठीक, 30 राजवंश मैंने आपको बताए थे। तो ये जो नवीन राजवंश है इसका समय है 1550 ईसा पूर्व से 1069 ईसा पूर्व और इसका जो इसके अंतर्गत 18वें राजवंश से 20वें राजवंश तक का इसके अंदर आता है नवीन राजवंश। ठीक, उसके बीच उसके पहले जो राजवंश है जो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, नवीन राजवंश जो है ये 18वें राजवंश की स्थापना के साथ मिस्र में नवीन राज्य का प्रारंभ शुरू हो जाता है और इसका संस्थापक अहमोज प्रथम था। इसका संस्थापक, नवीन राजवंश का संस्थापक अहमोज प्रथम। ठीक है, इसका नवीन राजवंश का इसका संस्थापक अहमोज प्रथम था और इसने मिस्र की आंतरिक व्यवस्था में सुधार किया था। जो चीजें थोड़ा बिखर गई थी, अलग हो गई थी मध्य राजवंश में, इसने फिर से उन चीजों को व्यवस्थित ढंग से, इसको आंतरिक तरीके से यहाँ की व्यवस्था का सुधार किया। अहमोज प्रथम के समय में कला की विशेष उन्नति नहीं हुई और इसके उत्तराधिकारियों ने जल्दी ही मिस्र को एकीकृत करके नवीन साम्राज्य युग की स्थापना की थी। ठीक है, इसके उत्तराधिकारियों ने अहमोज प्रथम के, और अहमोज प्रथम के उत्तराधिकारियों में अहमोज प्रथम के उत्तराधिकारी आमेनहोतेप चतुर्थ। देखिए, नवीन राजवंश का संस्थापक हुआ अहमोज प्रथम और इसके बाद जो है बहुत सारे शासक हुए, जैसे थुतमोस, बहुत सारे, थुतमोस प्रथम
और ये क्या नाम है, अहमोज प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इस तरीके से बहुत लंबा जो है यहाँ पर शासन चलता रहा। ठीक, उसके बाद इसके जो उत्तराधिकारी थे अहमोज प्रथम के, वो थे अमेनहोतेप चतुर्थ। ठीक है, तो इनका जो है ये मिस्र के महान शासक हुए इसके मरने के बाद। ठीक है, तो इसके अहमोज के ये जो है इसका उत्तराधिकारी बना अमेनहोतेप। और मिस्र में एक महान धार्मिक व सांस्कृतिक क्रांति का शुरुआत हो गई यहाँ से, इसके समय से, अमेनहोतेप के चतुर्थ के समय से। और इसने यहाँ पर एकेश्वरवाद की कल्पना की, जब पूरा मिस्र जो है विभिन्न देवी देवताओं की पूजा आराधना करने में लीन था। तो यहाँ पर पहले मैंने आपको बताया था प्राचीन में सूर्य की पूजा की जाती थी और पृथ्वी देवी की पूजा की जाती थी, इस तरीके से कुछ कुछ देवता थे। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करी जाने लगी और प्राचीन समय में सूर्य को ही संपूर्ण विश्व का मतलब वो मानते थे कि यही जो है यहाँ पर सूर्य ने ही सब चीज़ों को बनाया है, संपूर्ण मानव का देवता मानते थे। ठीक है, फिर यहाँ पर जब अमेनहोतेप आया तो उसने फिर से यही चीज़ चालू कर दी। जो मिस्र के लोग थे वहाँ पर इसने एक ईश्वरवाद को शुरू किया, मतलब एक ही देवता को मानने की जो पहले से रीत चली आ रही थी वो इसने स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर इसने सूर्यदेव एटेन, जिनको एटेन कहा जाता था, को ही एकमात्र संपूर्ण मानव समाज का देवता माना, जो हर प्राणी की निस्वार्थ कल्याण की कामना करता है। ठीक है, एटेन जो देवता थे। अमेनहोतेप चतुर्थ ने एटेन यानी सूर्य के प्रति अपने प्रेम और समर्पण की भावना के कारण अपना नाम बदलकर अखनाटेन रख लिया था। ठीक, तो जो अमेनहोतेप थे इन्होंने अपना नाम सूर्य देव के नाम से अखनाटेन रख लिया था। एटेन कहा जाता था सूर्य देवता को, तो उन्होंने वहीं से अपना नाम अखनाटेन रख लिया। और इनकी पत्नी थी नेफरतिति, नेफरतिति का नाम जरूर सुना होगा आपने। नेफरतिति ने भी अपना नाम बदल लिया था और अपना नाम नेफ्रू एटेन रख लिया था। तो आपको याद इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ, नेफरतिति के बारे में एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि उनके आवाज प्रतिमा अखनाटेन और नेफरतिति की आवाज प्रतिमा यहाँ पर मिली हुई है। ठीक, तो इनके बारे में कि कहाँ से मिली है तो आपको याद रहना चाहिए कि ये मिस्र से प्राप्त हुई है और कुछ नहीं है। ये राजवंश थे, राजा थे और इनके समय में कला बहुत ज़्यादा विकसित हुई थी अखनाटेन के समय में। इनकी पत्नी थी नेफरतिति, इसीलिए ये मैं आपको बता रही हूँ, आप याद रखिएगा। ठीक है, तो नेफरतिति जो थी उन्होंने भी अपना नाम बदलकर नेफ्रू एटेन रख लिया था और अखनाटेन ने एक नई राजधानी अखटेटन बसाई थी, जिसका आधुनिक समय में नाम अल अमरना है। ठीक है, तो एटेन से इन्होंने अपनी राजधानी, अपनी पुत्रियों के नाम, सबके नाम आखिरी में एटेन जिसमें आता था, इस तरीके से अपने नामों को रखा था इन्होंने। अमरना से प्राप्त अवशेषों में उत्कीर्ण चित्र व मूर्तियां प्राप्त हुए हैं, जहाँ पर सम्राट अखनाटेन व नेफरतिति की आवाज प्रतिमा जो बनी है वो बहुत सुंदर और सही ढंग से बनी हुई है। सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय चित्र जो हैं वो अखनाटेन, नेफरतिति तथा इनकी पुत्रियों के बने हैं। बहुत सारे चित्र यहाँ पर बने हुए हैं इनके, और अखनाटेन की 6 पुत्रियां थी। ठीक है, नेफरतिति की आवाज शिल्प प्रतिमा जो मिली है वह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, आप पिक्चर में देख सकते हैं, और इसे थुतमोस ने बनाया था। ठीक है, नेफरतिति की जो प्रतिमा है वो थुतमोस ने बनाया था। ठीक, याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले कि किसने बनाया था नेफरतिति की प्रतिमा, तो थुतमोस ने बनाया था, इनकी पत्नी थी ये अखनाटेन की। ठीक, तो थुतमोस ने इनकी प्रतिमा बनाई थी। और नेफरतिति की प्रतिमा अगर आप देखेंगे तो इसमें इनकी गर्दन जो है पतली बनी हुई है, बड़ी व लंबी आंखें हैं, पतला चेहरा बना है, मुस्कुराते हुए होंठ है तथा सिर पर राज चिन्ह सर्प के प्रतीक सहित मुकुट धारण किए नारी सौंदर्य का एक प्रतिमान दिखाई पड़ता है। ठीक है, इसे प्लास्टर का लेप कर बनाया गया है और वर्तमान में ये नेयू म्यूजियम बर्लिन में स्थित है। ठीक है, अखनाटेन की तीसरी पुत्री
अमछेने पाटिन का जो शादी तूतन खामन के साथ हुई थी, ठीक है। और राज्य क्योंकि इनके लड़कियां ही लड़कियां थी, तो इनके दामाद ने फिर राज्य किया था इस पे अखनाटेन के। तो इनका दामाद था तूतन खामेन, इनकी तीसरी पुत्री का पति। तो इसने राज्य को अपने ऊपर विश्वास दिलाने, अपने शासन को स्थापित रखने के उद्देश्य से इसने भी अपना नाम बदलकर तूतन खामन से तूतन खाटेन रख लिया था, ठीक है। एटेन इसके लास्ट में आता है, तूतन खाटेन रख लिया था और बहुत दिनों तक इसने यहाँ पर शासन किया था। उसके बाद तूतन खाटेन की जो पत्नी थी, उन्होंने भी अपनी लड़की के लिए रिश्ता, एक हित्ती सम्राट था, जब तूतन खामेन की मृत्यु हो गई उसके बाद इनकी पत्नी ने अपनी लड़की के लिए, एक हित्ती सम्राट था वहाँ पर खत भेजा था अपने वजीर के जरिए। फिर उन लोगों ने स्वीकार नहीं किया था, हमला हो गया था यहाँ पर, और उसके बाद उन लोगों ने यहाँ पर राज्य किया मिस्र में। उसके बाद और भी मतलब धीरे धीरे शासक आते रहे। उसके बाद यहाँ पर होरेम हेब एक शासक बना जो 18वें राजवंश का अंतिम शासक था, होरेम हेब, ठीक है। तो ये आपका नवीन राजवंश समाप्त हो गया यहाँ पर। और इसके बाद जो है अब हम मेसोपोटामिया पढ़ेंगे। यहाँ पे आपकी मिस्र की कला समाप्त हो जाती है, ठीक। ये याद कर लीजिएगा, इसका समय मध्य राजवंश का और नवीन राजवंश का समय, और इसके संस्थापक अहमोज प्रथम थे, ठीक। और इसके उसके बाद उत्तराधिकारी अमेनहोतेप हुए, और अमेनहोतेप ने अपना नाम अखनाटेन रखा। इनकी पत्नी नेफरतीति थी। नेफरतीति की प्रतिमा बहुत प्रसिद्ध है, इसे थुतमोस ने बनाया था, ठीक। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज हैं मिस्र के बारे में, 2-3 चीजें वो पढ़ लेते हैं। देखिए इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है नोट। मिस्र की लिपि की खोज 1798 में रोजेटा शिला के प्राप्त होने पर मिली थी, मतलब हुई थी, ठीक है। रोजेटा शिला के प्राप्त होने पर हुई थी, और इसे नेपोलियन अधिकारी ने देखा था, नेपोलियन अधिकारी ने, ठीक। मिस्र की लिपि की खोज 1798 में हुई थी। रोजेटा शिला यहाँ से प्राप्त हुई थी, उसी पर लेख लिखे हुए थे जहाँ से मिस्र की बहुत सी महत्वपूर्ण बातें जो है सामने आई थी, जैसे खुफरू खपरे मैकुरे के बारे में, पिरामिडों के बारे में, और भी जो ये राजा वगैरह जो हुए जैसे नेफरतीति वगैरह, इनके बारे में जो है सारी चीजें लिखी हुई थी, ठीक है। लिपि से प्राप्त हुई थी, और ये जो शिला है ये नेपोलियन अधिकारी को सबसे पहले प्राप्त हुई थी। उसके बाद दूसरा है मिस्र की प्राचीन लिपि। मिस्र की प्राचीन लिपि चित्राक्षर लिपि, ठीक है, जिसे हियरोग्लाइफिक कहते हैं, ठीक है। ये एग्जाम में पूछ लेता है, इसमें आपके जब वो लगाने को आता है क्रम से, हियरोग्लाफिक जो है इसे कही जाती थी, और जिसका अर्थ होता है प्रतीक चिन्ह। इसका अर्थ होता है प्रतीक चिन्ह, ठीक। ये लिपि चित्राक्षर लिपि, इसका मतलब होता है यहाँ पर प्रतीक द्वारा यहाँ पर चिन्ह बने हुए हैं इस लिपि में। और मिस्री लिपि में 3 प्रकार के चिन्ह थे। मिस्री लिपि में 3 प्रकार के चिन्ह थे। 3 प्रकार के चिन्ह थे। कौन कौन से? पहला है भावबोधक, इस तरीके से उसमें आपका हड़प
इसमें सिंधु सभ्यता में भी मिला है, ठीक है। उसमें भी जो यहाँ पे लिपि मिली है उसके भी कुछ प्रकार इसी तरीके से हैं, ठीक। भावबोधक है, उसके बाद है ध्वनिबोधक, और तीसरा है संकेत सूचक, ठीक है। और मिस्री लिपि में लगभग 700 चिन्ह मिले थे, 700 चिन्ह थे मिस्री लिपि में, ठीक। उसके बाद मिस्री मूर्ति शिल्प में व्यक्ति चित्रण सबसे ज्यादा हुआ था, और मानव कृति का निर्माण यहाँ पर नवीन जो है नवीन साम्राज्य के समय सबसे ज्यादा हुआ है। जैसे ये नेफरतिति की प्रतिमा बनी है, ठीक है, उससे तो मानव जो आकृति है उसका निर्माण बहुत ज्यादा हुआ है, यहाँ पर मूर्तियां प्रतिमाएं बनी है, और नवीन राजवंश में ज्यादा हुआ है, ठीक है। उसके बाद पेपिरस, दूसरा पॉइंट है पेपिरस नामक पेड़ की छाल, इनका धार्मिक ग्रंथ, मिस्र के लोगों का इनका धार्मिक ग्रंथ लिखा जाता था, जिसे मृतकों की पुस्तक कहते थे, मृतकों की पुस्तक, द बुक ऑफ डेड, ठीक। और ये इस पुस्तक में जो है मरने के उपरांत जो जीवन की जो कला होती थी उसके बारे में दिया रहता था, और साथ में उस व्यक्ति के बारे में लिखते थे, और फिर इस किताब को जो है उसी के साथ दफना भी देते थे। और एक पुस्तक मिली है जिससे पता चला है कि इसके कुछ चिन्ह मिले हैं, तो पता चलता है कि यहाँ पर मृतकों की पुस्तक लिखी जाती थी उस व्यक्ति के बारे में, ठीक है। उसकी जो उसकी महत्वपूर्ण बातें होती थी और जो उसने जीवन में अपने किया होता है, और भी बाद में इसके साथ क्या हुआ, आत्मा निकली और ईश्वर ने इसको अपनी अच्छी जगह पर पहुँचा दिया, इस तरीके की बातें इसमें लिखी जाती थी, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी, वो मैंने बता दी आपको। और जो है इसके बाद हम मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही। ये मिस्र की कला यहाँ पर आपकी खत्म हो गई, अच्छे से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।